हेलो एवरीवन, मैं हूं जॉब वाला अली। मेरे इस चैनल के माध्यम से आप लोग डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के द्वारा डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह हम लोग करेंट अफेयर्स के मदद से जनरल स्टडीज़ की तैयारी कर सकते हैं। जो मेरे इस चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल्स के जो और जो वीडियोस हैं उसे देख लें। आजकल यूट्यूब में बहुत कुछ है। बहुत बार हम लोग ऐसे ही समय बिता देते हैं रील्स वगैरह देखकर, कुछ फ्रूटफुल कुछ उससे हम लोग सीखते नहीं हैं। मेरे इस चैनल में मैं जो भी ऐसे वीडियोस यूट्यूब में अवेलेबल हैं जो कि हमारे ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के तैयारी के लिए हेल्पफुल है, उन्हें मैं पोस्ट किया करता हूँ। मेरे चैनल्स के पोस्ट वाला जो टैब है वहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे पटना वाले खान सर, दृष्टि आईएएस के डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, आरजे कार्तिक, ओझा सर और इस तरह जितने भी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देते हैं वो मैं पोस्ट किया करता हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। साथ ही साथ मेरे वीडियोस ऐसे करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं जिसके बेसिस पे हम जनरल स्टडीज़ की तैयारी कर सकते हैं। और मेरा जो प्रोसेस है वो है सेल्फ स्टडीज़। मैं खुद एक छोटे से गांव का लड़का हूं और मैंने सेल्फ स्टडी करके आज मैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट में हूं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस वो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूं। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो फिनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ के कारण कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मैं विशेष तरह से कोशिश करता हूं कि मैं उनकी हेल्प कर सकूं। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दूसरे चैनल्स और मेरे चैनल्स में यही डिफरेंस है कि कोई भी आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप शायद पटना वाले खान सर से डायरेक्टली बात 1 to 1 बात नहीं कर सकते, या डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर से शायद बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं अवेलेबल हूँ। मेरे फ्री टाइम में मैं आप लोगों का जो भी क्वेरी है, डाउट है, उसे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, या मुझसे जो हो सकता है वो मैं करता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का ये वीडियो है दिल्ली में जो बीजेपी गवर्नमेंट अभी आई, आते ही उन लोगों ने असेंबली में सीएजी के रिपोर्ट्स को प्लेस किया और उसमें डिस्कशन हो रहा है। 14 नंबर्स ऑफ सीएजी रिपोर्ट्स, उसमें से 2 रिपोर्ट बहुत ही चर्चा में है। पहला रिपोर्ट है कि वहाँ का एक्साइज पॉलिसी, असल में ये पॉलिसी ये था कि जो लीकर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, माने केवल कुछ ही लोगों के हाथ में ना होकर ज़्यादा लोगों में वो बांट दिया जाए, जबकि ये उल्टा हुआ इसका इफेक्ट। तो ये एक सीएजी का रिपोर्ट है जिसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। और इसी एक्साइज पॉलिसी के लिए सिसोदिया और केजरीवाल साहब को जेल भी जाना पड़ा था। इसके साथ ही साथ वहाँ का जो मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर भी सीएजी रिपोर्ट का ये है कि वहाँ पर फंड का मिसयूज़ हुआ है, इसके ऊपर भी चर्चा हो रहा है। तो देखिए ये एक करंट अफेयर्स है। इससे देखिए बैकग्राउंड में क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर हमें ये आइडिया मिल जाए तो हम कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी इजीली कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की तैयारी हम अच्छे तरह से कर सकते हैं कम मेहनत में, और हमें कॉमन क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये जो करंट अफेयर्स है, ये जो इशू है, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चंस होता है कि ये सीएजी क्या है। तो सीएजी कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 148 से 151 में सीएजी के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है।
अभी जो हमारे प्रेजेंट सीएजी हैं वो 15th सीएजी हैं, उनका नाम है कोंडूरू संजय मूर्ति। ये आंध्र प्रदेश के हैं। बेसिकली ये आईएएस हैं, 1989 बैच, यूपी एचपी कैडर्स के हैं। इससे पहले ये सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये जो सीएजी का जो अपॉइंटमेंट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 के तरह प्रेसिडेंट इसका अपॉइंटमेंट करते हैं। आर्टिकल 149 में इनके पावर्स ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है, और इसी आर्टिकल 149 के बेसिस पर ही 1971 में डीपीसी एक्ट बनाया गया है, ड्यूटी पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ सीएनएजी। डीपीसी एक्ट के अंदर तरह तरह के बहुत सारे सेक्शंस हैं, उसके बेसिस पर ऑडिट किया जाता है। जैसे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं उनका जो ऑडिट है वो आर्टिकल 13 के अनुसार होता है, माने आर्टिकल 13 ऑफ सीएजी डीपीसी एक्ट। और जितने भी रेवेन्यू हैं, रेवेन्यू का जो ऑडिट आर्टिकल 16 के अनुसार होता है सीएजी डीपीसी एक्ट के अनुसार। इसके अलावा भी और डिफरेंट सेक्शंस हैं जिसमें स्पेसिफिक जो गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं या कंपनीज हैं, पीएसयूज हैं, उनका ऑडिट के बारे में या कैसे किया जाता है इसके बारे में डिटेल्स दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 150 में बताया गया है कि किस तरह गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मेंटेन किया जाएगा सीएजी के गाइडेंस के अनुसार, उसके अनुसार। तो इसमें एक बदलाव आया है 1976 में। ये जो ऑडिट एंड अकाउंट्स में से इसको अलग कर दिया, अकाउंट्स को अलग कर दिया गया। एक नया सर्विस क्रिएट हुआ जिसको सीजीए कहता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये अभी जो प्रेजेंट सीजीए हैं वो 28th सीजीए है, एसएस दुबे। ये भी 1989 के इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के हैं। और ये जो अकाउंट्स जो चालू हुआ, ये अकाउंट्स का इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस जो चालू हुआ 1 मार्च 1976 से चालू हुआ, और इसलिए 1 मार्च को अकाउंट्स डे के हिसाब से भी सेलिब्रेट किया जाता है। और इस एरिया में 2009 से पीएफएमएस माने पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम शुरू हुआ, जिसमें जितने भी गवर्नमेंट्स के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का डिटेल्स यहाँ ऑनलाइन पोर्टल ऑल इंडिया बेसिस पर इसमें मॉनिटर होता है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा ये अचीवमेंट्स है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अब आते हैं, ये तो था कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चंस रहता ही रहता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो सबको 1 बाय 1 याद करना मुश्किल है। तो जब जो इशू करंट अफेयर्स में या कुछ घटना में जब वो डिस्कशन होता है तब उसके बारे में स्टडी कर लेना ईजी रहता है, हम याद कर पाते हैं। जैसे 1 फरवरी को बजट पास हुआ, तो बजट रिलेटेड जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में देख लेंगे। अभी जैसे दिल्ली में चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ था, उसमें किस आर्टिकल्स के तहत उसके डिटेल्स दिए गए हैं। या लोकसभा इलेक्शन हुआ, उसमें लोकसभा स्पीकर जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पोस्ट है ना, उसका अपॉइंटमेंट, उनका पावर, उसके बारे में। तो ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में डिटेल्स में दिया हुआ है। तो ये सब हम लोग उसी समय अगर हम स्टडी कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं बैकग्राउंड में, तो हमें इजीली याद रह जाता है। तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सीएजी के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 अपॉइंटमेंट, 149 उनका पावर्स ड्यूटीज़, 150 फॉर्म्स ऑफ अकाउंट एंड 151, ये ज़रूरी है, आर्टिकल्स 151 के अनुसार सीएजी का रिपोर्ट पार्लियामेंट में या असेंबली में पेश किया जाता है। और ये आप लोग जान ले कि सीएजी किसी मिनिस्टर के अंडर में नहीं है, इसका रिपोर्ट डायरेक्टली प्रेसिडेंट को प्लेस किया जाता है या गवर्नर को प्लेस किया जाता है, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो आम आदमी पार्टी के जो जितने भी सीएजी ऑडिट रिपोर्ट्स थे जिसको असेंबली में प्लेस नहीं किया गया था या रोका गया था, जिसको अब बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली असेंबली में पेश कर रही है,
तो ये है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड। अब क्या इसके आगे क्या, इसके आगे हो गया कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 फाइनेंस कमेटी है जो कि ये गवर्नमेंट के जो एक्टिविटीज़ या गवर्नमेंट के स्कीम्स, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के ऊपर डिस्कशन होता है और उसका करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। तो जनरली जो सिविल अकाउंट्स हैं, सिविल रिपोर्ट्स हैं, उसका जो डिस्कशन होता है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएससी कहा जाता है इन जनरल। तो ये पीएससी में डिस्कशन होता है और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, माने ऑपोजिशन पार्टी से, एमएलए से उसके होते हैं। और इस सेलेक्टेड एमपीज रूलिंग पार्टी के भी होते हैं और ऑपोजिशन से इन कॉम्बिनेशन होता है और ये डिस्कशन करते हैं उन सब इश्यूज़ के बारे में। जैसे पीएससी में इससे पहले 2G जो घोटाला था 2008 में, इसके ऊपर डिटेल्स डिस्कशन हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर 2010 में, कोयला घोटाला 2012 में और डीमोनेटाइजेशन 2016 में। इसमें पीएससी में इसके ऊपर भी बहुत ही डिटेल्स में चर्चा हुआ था और करेक्टिव मेजर्स लिए गए थे। इस बारे में एक चीज़ बहुत जानने नोट करने लायक है, वो है कि हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, ये 4 बार पीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं, 1969 से 71 और 1991 से 1993 तक। और सबसे ज़्यादा बार जो चेयरमैन बने हैं वो है मुरली मनोहर जोशी, वो 6 टर्म्स के लिए बने हुए हैं। अब अटल बिहारी वाजपेयी के साथ एक चीज़ और भी रिलेटेड है कि जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, उनके अंडर में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा, उसके दौरान एक एक्ट पास किया गया था, FRBM एक्ट 2023। तो एक्चुअली गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है ये कहाँ से मिटा हुआ था? गवर्नमेंट रेवेन्यू से। गवर्नमेंट रेवेन्यूज मेनली क्या है? टैक्सेस है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, या गवर्नमेंट को कहीं कहीं बड़े नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, ब्रिज बनाना है, रोड बनाना है, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, तो बहुत बार गवर्नमेंट को बोरोइंग करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। तो ये लोन लेने से ये काम तो होते हैं, डेवलपमेंट तो होती है, लेकिन उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। तो वो एक तरह से बड़ा एक पोर्शन गवर्नमेंट का रेवेन्यू उस इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। इसी जिसको ये जो बोरोइंग्स है इसको फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। तो इसे मैंने 1991 से पहले देखा गया था कि ये फिस्कल डिफिसिट बढ़ता ही जा रहा था। तब ये FRBM एक्ट, FRBM मतलब फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM एक्ट। तो इसके दौरान ये टारगेट किया गया कि किस तरह ये फिस्कल डेफिसिट को कम किया जाए और रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो किया जाए। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब हमारा जो डे टू डे खर्चा है, वो मतलब ईयरली जो खर्चा है वो हमारे रेवेन्यू से ही मिटअप हो जाए, उसके लिए भी बोरोइंग ना करना पड़े। तो ये एक रिलेटेड यहाँ से एक इशू आ जाती है। अब मैं कह रहा था कि ये जो CAG का रिपोर्ट ये जब पार्लियामेंट या असेंबली में पेश होता है तो ये PSC में डिस्कशन होता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह के फाइनेंस कमेटी है। एक हो गया PSC, दूसरा है COPU, कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग माने गवर्नमेंट जो कंपनीज है उनके एक्टिविटीज़ या उनके एक्सपेंडिचर्स पर डिस्कशन होता है। जैसे 2014 में देखा गया कि BSNL में जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, देखा जा रहा है कि 50% वो सैलरी में ही चला जा रहा है, जो कि थोड़ा अलार्मिंग था। तो इसके ऊपर ये कोपू ने डिस्कशन किया था, फिर करेक्टिव मेजर्स लिया गया था। इसके अलावा जो और एक फाइनेंस कमेटी है उसको एस्टिमेट कमेटी कहा जाता है। तो ये एस्टिमेट कमेटी है जो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उसके जो एस्टिमेट्स के ऊपर ये चर्चा करते हैं। जैसे 2016 में ये जो मिशन गंगा क्लीनिंग के ऊपर
जो था उसके एस्टीमेट को लेकर इसमें डिटेल्स में चर्चा हुआ था। और 2018 में बैंक का जो एनपी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसके ऊपर भी ये एस्टीमेट कमेटी ने डिस्कशन किया था। तो देखिए, इस वीडियो में जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि करंट अफेयर्स क्या है, कि दिल्ली में बीजेपी का गवर्नमेंट आया और आते ही उन्होंने सीएजी के रिपोर्ट्स को असेंबली में प्लेस किया। लेकिन देखिए, इससे रिलेटेड क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, इससे भी ज़्यादा और क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये आपको विजुअलाइज करना है कि इस इशू में और क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे सीएजी में फर्स्ट सीएजी कौन थे, या सीएजी विनोद राय सर, जिनके टाइम में बहुत सारे इम्पोर्टेंट ऑडिट रिपोर्ट्स प्लेस किए थे, उनके बारे में भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना। तो आप के मन में जितने ज़्यादा सवाल आएंगे, आप उतने प्रिपेयर है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल स्टडीज़ का तैयारी बहुत ही आसान है, बस क्वेश्चंस करना है, आपको क्वेश्चन करना है। अगर आपको याद है कि कौन बनेगा करोड़पति में बीच में जब अमिताभ बच्चन को शाहरुख खान ने रिप्लेस किया था, तो वहाँ एक गाना चलता था, कर ले एक सवाल जो ज़िंदगी बदल दे। तो इस तरह आपको सवाल करना है जो आपका ज़िंदगी बदल दे, आप ही को सवाल करना है। जितने ज़्यादा सवाल आपके मन में आएंगे, आप उतने तैयार हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो आशा करता हूँ कि मैं जो मैसेज देना चाह रहा था उसे आप समझ पाएँ। जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें उन बच्चों के लिए, वैसे कैंडिडेट्स के कारण जो कोई भी कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, और जिनको सही में कोई दिक्कत है, कोई डाउट है और कोई गाइडेंस चाहिए, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने अवेलेबल टाइम में उसको रिस्पॉन्स करूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिटेल्स में दिया हुआ है। और इस तरह के रेगुलर अपडेट के लिए मेरे चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल में आप ये देख भी सकते हैं कि ये सीएजी के ऊपर ये जो वीडियो जो मैंने बंगला में बनाया था, उसे लोगों ने बहुत ही पसंद किया, लोगों ने देखा। आशा करता हूँ इस वीडियो को भी आप इसी तरह से पसंद करेंगे और प्रमोट करेंगे, और आने वाले दिनों में मैं और भी अच्छा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हुए वीडियो बना सकूं। आप लोगों के सपोर्ट के लिए थैंक यू।